प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जब लोगों को संबोधित किया बर्लिन में तो कांग्रेस को बिना नाम लिए ही आड़े हाथों लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईद के त्योहार की। आज देश और दुनिया में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। बच्चों में इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह। एक महीने की इबादत के बाद सुबह से ही ईद के खास मौके पर रौनक दिख रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय में ईद उल फितर के त्योहार पर खुशी का माहौल है। दिल्ली में भी मस्जिदों में भारी भीड़ है। बाजारों में लोग उमड़ रहे हैं। हमने पूरे आलम के लिए क्या कहते हैं सुख शांति के लिए दुआ मांगी है और पूरे भोपाल वासियों के लिए सबको अमन रहे। अपने देश में जो आने वाले अभी थोड़े वक्त जो हिंसा हुई है उसके लिए दुआ मांगी कि अपने सब मिलजुल के रहें, भाई बहन भाई अपने सभी अपने मिलजुल के रहें, कोई ना इत्तेफाकी नहीं हो। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को ट्वीट के जरिए ईद की बधाई दी और सभी के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम योगी ने भी देश और प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। आपको बता दें कि कल रात ईद का चांद दिखा था। बात दिल्ली की करें तो ईद के मौके को देखते हुए माहौल ना बिगड़े, इसलिए सुरक्षा के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ईद के इस मौके पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है तो वहीं सुरक्षा के भी पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के फरीदाबाद दौरे की, जहां पर कि सेक्टर 13 स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के R&D सेंटर में वो पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के सेक्टर 13 स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जहां उन्होंने इंजन में ईंधन किस तरह बचाया जाए इस तरह के मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गडकरी ने कहा, यहां आकर मैं प्रभावित हुआ हूं और आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्षेत्र में पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अलग अलग प्रकार का जो रिसर्च हुआ है वो भविष्य में काफी उपयोगी है। गडकरी ने अधिकारियों के साथ इंजन में ईंधन किस तरह से बचाया जाए इसे लेकर भी चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य में हमें पेट्रोलियम की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग प्रकार का जो रिसर्च हुआ है वो भविष्य में बहुत उपयोगी है। विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में जो काम हुआ है उससे निश्चित रूप में देश को पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। तो नितिन गडकरी की तरफ से इस मौके पर ईंधन की बचत को लेकर बात की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजली के। बिजली संकट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह का एक बयान सामने आया तो वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी कुछ आरोप चढ़े हैं। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल महीने में अचानक गर्मी बढ़ने से बिजली संकट बना है। ये बयान किसी और नहीं बल्कि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दिया है। दरअसल रोहतक पहुंचे रणजीत सिंह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 साल बाद ये देखने को मिला है कि अप्रैल महीने में टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुँच गया है, जो बिजली संकट का कारण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है और सभी फीडर बिजली बनाने वाले चल रहे हैं। 15 साल में सबसे रिकॉर्ड तोड़ बिजली, कभी भी अप्रैल के महीने में 47 टेम्परेचर नहीं हुआ, अब के हुआ है। और इसका भी एक कारण है। नंबर 2, दिल्ली से इंडस्ट्रीज बाहर आ रही हैं। दिल्ली से जितने ग्रुप हाउसेज हैं, चाहे वो अंसल है, चाहे DLF है, चाहे आपका TDI है, चाहे वाटिका है, सारे के सारे दिल्ली में बात, तो हमारा लोड बढ़ रहा है। बिजली मंत्री का कहना है कि जल्द ही बिजली संकट पर काबू पाया जाएगा और सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों तक पर्याप्त बिजली पहुंचाना है। बिजली मंत्री ने हरियाणा कांग्रेस में कार्यकारिणी के गठन पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकारिणी को कमजोर कड़ी बताया। तो बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जहां बिजली की समस्या को लेकर बयान दिया तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, भिवानी की बात करते हैं। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई और नहीं बल्कि उसके नेता ही उसे समाप्त करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी का अभी जन्म हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के बाद हरियाणा में हर पार्टी की सक्रियता से राजनीतिक पारा गर्मी से भी ज्यादा हाई है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर भी वार किया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि
आप थोथा चना बाजी घड़ा वाली कहावत जैसी पार्टी है जिसका धरातल पर अभी जन्म भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपका ना कोई वोटर है, ना कोई सपोर्टर है और ना ही कोई चर्चा। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि जनता सरकार की नीतियों से खुश है। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर खुद के ही नेताओं की नाराजगी और सलाह पर जेपी दलाल ने चुटकी दी और कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की जनता या किसी पार्टी को जरूरत नहीं, कांग्रेस को उसके नेता खुद ही खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से खुश है और इस बार भी पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल को समर्थन देगी। वहीं जेपी दलाल के इस बयान के बाद देखना होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। और बात करते हैं करनाल की, जहां पर कि रामनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में देर रात भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह से चंद मिनटों में इस दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए। करनाल के रामनगर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान में देर रात भयंकर आग लग गई। दुकान मालिक राहुल ने बताया कि उन्हें पड़ोसी ने दुकान में आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिस कारण दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद के साथ आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी ने कहा कि 5 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। दुकानदार का जो भी नुकसान हुआ है, सरकार से हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा। जा रहे थे तो हमने देखा आग लगे, हमने मैं और मोपरा जी थे, हमने जाते ही फटाफट फोन करा, मेरे का 5 या 4 मिनट में गाड़ी आ गई। ये थोड़ा सा ये लोग डर गए थे, इनको पता नहीं लगा। बिजली की दुकान है, बिजली की दुकान, तो काफी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, काफी नुकसान है। गाड़ी आ गई, आते ही हमने फोन किया तो हमने दूर से ही देखा। तो गरीब परिवार है, परिवार की सहायता भी करवाने की कोशिश की जाएगी सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल। आग लगने की वजह क्या रही, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। और अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के यमुना नदी से सटे इलाकों में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। रेड के दौरान माइनिंग विभाग को भी साथ लिया गया और मौके से एक मशीन को कब्जे में लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। अवैध खनन का काम करने वाला माफिया यमुना नदी का सीना छलनी कर रहा है और इस बात की गवाह बनी है ड्रोन से ली गई तस्वीरें। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आता है कि कहां-कहां खनन माफिया यमुना नदी का सीना छलनी कर रहा है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नदी के कई घाटों में माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जगह जगह इनके पहुंचने से पहले ही बड़ी-बड़ी मशीनें जो कि रेत निकालने के लिए रखी गई थी, उन्हें छोड़कर ड्राइवर फरार हो गए। पर जब टीम ने एक पोकलेन को पकड़ा तो उसका चालक भी फरार हो गया। जारमपुर जागीर घाट के आसपास के क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया और मौके पे हमें अवैध खनन से संबंधित एक पोकलेन मशीन पाई गई, जिसको हमने थाना गुड़िया में सीज किया है और जो अवैध खनन किया है उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही टीम ने मशीन को मौके पर कब्जे में ले लिया है, लेकिन हैरानी तब हुई जब जगह जगह पोकलेन और जेसीबी मशीनें तो खड़ी नजर आई, लेकिन उन्हें कब्जे में नहीं लिया गया। अब फिलहाल सीएम फ्लाइंग ने थाना बुढ़िया में शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन इस पर कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी ये देखना होगा। खनन माफिया के खिलाफ एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जांच में क्या कुछ निकलता है और कार्रवाई कब तक पूरी होती है, सभी की निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर की बात करते हैं। करनाल में भीषण गर्मी के बीच बिजली के संकट से बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई परेशान है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अब इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। गर्मी बढ़ने से परेशानी भी बढ़ने लगी है। दूसरी ओर करनाल में बिजली संकट से परेशानी अधिक हो गई है। गर्मी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी के चलते बाजार वीरान हो गए, दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। भीषण गर्मी में घरों से बाहर ना निकलें, अति जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। आम लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से रोजमर्रा के काम करने भी मुश्किल हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो तय समय से पहले भीषण गर्मी की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है, जिससे बड़ा संकट पैदा हो गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी मई स्टार्ट हुई, आगे जून जुलाई से तो डर लगने लग गया है कि क्या होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत है मार्केट, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, रोज़गार छिनना शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट करने निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। और पीछे देखा है कि डायरिया शुरू हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई।
तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरा सी एहतियात से गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर की अब हम बात करते हैं। ईद का मौका है और इस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जहां ईद की मुबारकबाद दी, तो वहीं दुनिया भर में इस्लामोफोबिया पर चिंता जाहिर की। दुनिया भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। भाईचारे के प्रतीक के इस त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो वहीं ईद के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया है और अमेरिका में मुसलमानों की स्थिति को बेहतर बनाने की बात कही। लेकिन बाइडेन ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। मुसलमान हर दिन अमेरिका में तो मजबूत बन रहे हैं, इसके बावजूद चुनौतियां और खतरे फिलहाल कम नहीं हैं। अब बाइडेन ने मुस्लिम समुदाय को अमेरिका में और ज्यादा मजबूत करने का वादा किया है। तो वहीं बाइडेन ने अपने भाषण में इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि अमेरिका में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान अमेरिका में सभी धर्मों के सम्मान और लोकतंत्र के हवाले से मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर वादा किया है। तो जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया का जिक्र कर एक हलचल मचा दी है। जो बाइडेन का ये बयान अब चर्चाओं में आ गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर रहे हैं जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और फिलहाल माना यह जा रहा है कि अभी तक की तमाम जो शांति वार्ताएं हैं विफल रही हैं। ऐसे में युद्ध और लंबा खिंचेगा। लेकिन युद्ध के इन हालात के बीच रशिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इस बदलाव का जल्द ही ऐलान होने वाला है। ऐलान की तारीख क्या रखेगी और ये बदलाव क्या रखेगा, ये आपको दिखाते हैं 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में अब रूस की कमान पुतिन के हाथ से निकल रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन रूस की कमान रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ और खुफिया एजेंसी FSB के पूर्व चीफ निकोलाई पेत्रुशेव को सौंप सकते हैं। और इसके पीछे युद्ध के हालात या कोई सियासी बदलाव वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह है पुतिन का स्वास्थ्य। एक तरफ तो अमेरिका समेत तमाम देश रूस को अलग अलग तरह से घेरने में लगे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद पर कायम हैं और उन्होंने युद्ध विराम नहीं किया है। लेकिन युद्ध के इन हालात के बीच पुतिन अब छुट्टी पर जा रहे हैं। अब पुतिन की गैर हाजिरी में रूस की कमान पुतिन निकोलाई पेत्रुशेव को सौंप सकते हैं। तो वहीं 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड के बाद पुतिन इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। अब देखना होगा अगर ये बदलाव होता है तो रूस की कमान पुतिन के हाथों से निकलने के बाद आखिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। अब इंतजार है 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड का। इस परेड के बाद माना जाता है कि पुतिन की तरफ से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना काल की मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान की, जहां की आर्थिक हालात पर चर्चा तब थम गई थी जब सियासी ड्रामा देखने को मिला था। सियासी ड्रामा थमा तो एक बार फिर से पाकिस्तान की आर्थिकी चर्चाओं में आ गई। लेकिन अब पाकिस्तान को सऊदी का साथ मिला है। दरअसल पाक पीएम के सऊदी के दौरे के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से अरबों का कर्ज मिलने की खबर है। पाकिस्तान में सरकार बदली है लेकिन हालात नहीं बदले। इमरान खान की नीतियों को दिन रात कोसने वाले नए पाक पीएम अब पुराने पाक पीएम इमरान की राह पर चल निकले हैं। दरअसल पीएम बनते ही पाकिस्तान के बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए पाक पीएम ने आर्थिक मदद मांगी और सऊदी से हाल ही में पाक के नए पीएम शहबाज शरीफ ने लोन मांगा है। दरअसल शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब की यात्रा पर और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने सऊदी अरब से आर्थिक सहायता मांगी। पाकिस्तान के हालात सुधारने के नाम पर पैसे इससे पहले भी पाकिस्तान अन्य देशों से मांगता रहा है और अब एक बार फिर से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। खबर है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कई खरब रुपए उधार देगा और नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से करीब 8 अरब डॉलर का एक बड़ा पैकेज मिलने वाला है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को कर्ज दिया जा रहा हो। इससे पहले भी कर्ज दिया गया था, लेकिन कर्ज लौटाने की मियाद जब खत्म हो गई तो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बदले में पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लिया और सऊदी अरब को कर्ज लौटा दिया। अब एक बार फिर से
सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज दिया है। ये कर्ज मिलने के बाद क्या पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।